हेलो। 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 देखिए तो लाइव में आवाज़ जा रहे हैं ना एक बार। आवाज़ ही नहीं हेलो। हेलो। हाँ, आ रहे हैं ना। बंद कर दीजिए लाइव अब। ऐसे पढ़िए भाई। देखिए जो लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको सूचित किया जाता है कि आज से आपका एक नया सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहाँ कहाँ आपका काम करेगा वह पहले बता दिया जाए, यानी कि किन किन कंपटीशनों में आपका ये काम करेगा वो पहले जानना है। एक तो आपका एलएलएम प्रवेश परीक्षा में काम करता है। फिर आपका यूपी जे में प्री में 15 क्वेश्चन आता है लगभग, तो उसमें आपका काम करेगा। फिर नेट का जो लोग एग्ज़ाम देते हैं जेआरएफ का, उसमें भी आता है। फिर आपका आईएएस में भी आता है। पीसीएस में भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन आता है। और जीएस में भी एक दो क्वेश्चन आपका छोटे छोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो आपका कई जगह ये काम करेगा, क्योंकि आपका एलएलएम में और आपका जो जे में सिलेबस है वह अंतर्राष्ट्रीय विधि या इंटरनेशनल लॉ हमें नहीं पढ़ना है। केवल और केवल हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही पढ़ना है। तो आपका हम भी उसी व्यू में पढ़ाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि को नहीं पढ़ाया जाएगा। जो जे का सिलेबस है आईएएस इत्यादि का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या आपका आईओ या अंतर्राष्ट्रीय संगठन, केवल उसी के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपका में सिलेबस देख लिया जाए, हमें पढ़ना क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हमें जो जो पढ़ना है पहले उसको जाना जाता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किन किन बातों को पढ़ना है। हेलो। 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 अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हमें किन किन बातों को पढ़ना है पहले सिलेबस जान लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपका सबसे पहले जो पढ़ना है इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट। विकास के बाद हमें जो पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, वह आपका जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वह यूएनओ है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो हमें यूनाइटेड नेशंस ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ या शॉर्टकट में यूएनओ को पढ़ना है। यूएनओ को पढ़ने के बाद जो यूएनओ से जुड़ी संस्थाएं हैं या जो उसके विशिष्ट अंग हैं, स्पेसिफिक आपका पार्ट हैं, उसको भी पढ़ना रहता है। और अंत में जो पढ़ना रहता है न्याय का अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। फिर एक बार देखिए, 4 चैप्टर पढ़ने हैं लेकिन बड़ा है ये आपका। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास, यूएनओ, यूएनओ के विशिष्ट अंग, इसके बाद एक पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। यही 4 चैप्टर हैं, लेकिन ये 4 चैप्टर थोड़ा क्या रहेगा, विस्तृत। अब हमें ये देखना है कि आखिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाएगा, परिभाषा देखना है और उस परिभाषा को तैयार रखना है। और उसी परिभाषा से जो एसेंशियल एलिमेंट निकलेगा, विशेषता निकलेगी, क्वालिटी निकलेगी, उसी को हम देखेंगे। और आपका कह सकते हैं कि एक एक शब्दों पर यूएनओ को सेट किया जाएगा। और प्रयास पहले लेक्चर में ये किया जाता है कि पहला लेक्चर में इतनी चीज़ें बताई जाए भूमिका में, जो कि आपका 2 या 3 क्वेश्चन जे में निश्चित रूप से आए। तो सभी लोगों को एक सलाह भी मैं दे रहा हूँ कि चूँकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन शुरू हो चुका है आज, अतः आप आज से ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर जितने क्वेश्चन यूपीजे में बने हैं, आज से ही आप उनको सॉल्व करना शुरू करिए। और आप एक बार जब सॉल्व किए रहेंगे, भले न आए, तो आपको पढ़ाते समय ये एहसास होगा कि हाँ, सर ने ये बताया था। पिछली बार का भी क्वेश्चन देखिएगा, जो ये पहला दिन होता है इसमें निश्चित तौर पर 2 या 3 क्वेश्चन आपका कंपटीशन में आ ही जाते हैं। और पिछली बार भी 3 क्वेश्चन आया था। कौन क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, किस मॉडल से पूछा गया है, कौन आपका कठिन क्वेश्चन बनता है, इत्यादि चीज़ें हम बताएंगे कह करके। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा। आखिर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहेंगे? तो जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा की बात है, एक विद्वान है टंकिन महोदय। टंकिन महोदय ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन को परिभाषित किया है और सबसे अच्छी परिभाषा इन्हीं की मानी जाती है। हम लिखवाएंगे, अभी पहले समझिए, इसके बाद लिखवाया जाएगा। देखिए आपका क्या ये बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के ऐसे संगठन हैं, यानी कि इनकी परिभाषा के अनुसार इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वह व्यक्तियों के संगठन नहीं होते, बल्कि किसके संगठन होते हैं, राज्यों के। यानी कि राज्यों के संगठन होते हैं। एक एक हम तोड़ दे रहे हैं परिभाषा को, तब समझाया जाए और यहीं से आपका क्वेश्चन भी कुछ निकाला जाए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के ऐसे संगठन हैं जो कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठित होते हैं। यानी कि इन संगठनों के गठन के पीछे
कुछ स्पेशल पर्पज होता है, विशेष एम होता है, विशेष उद्देश्य होता है। यानी कि इनकी स्थापना क्यों की जाती है, तो स्पेशल पर्पज या विशेष उद्देश्य की क्या करने के लिए, पूर्ति करने के लिए, ये भी हम बताएंगे। फिर परिभाषा आगे देखिए, टंकिन महोदय क्या कहते हैं। संधियों, हाँ, उद्देश्यों के लिए संधियों के आधार पर, यानी कि जो इनकी स्थापना होती है वह किस आधार पर होती है, ट्रीटी के आधार पर, संधि के आधार पर या एग्रीमेंट के आधार पर, यानी कि करार के आधार पर। स्थापना इनकी कैसे होती है, राज्य क्या करते हैं देश आपस में, संधि। इसके बाद ये कहते हैं कि संधियों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार बनाए जाते हैं, अर्थात इनकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत होती है, इंटरनेशनल लॉ के तहत होती हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत कैसे होती हैं ये बताया जाएगा। फिर ये बताते हैं टंकिन महोदय कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं इनके अपने पार्ट होते हैं, अंग होते हैं, यानी कि इनके अपने क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, और इनके अधिकार और दायित्व भी होते हैं जो राज्य पक्षकारों से भिन्न होते हैं। यानी कि अंतिम ये बताते हैं कि इनके राइट भी होते हैं, यानी कि अधिकार होते हैं, तथा क्या होते हैं, दायित्व, दायित्व होते हैं। ये जो परिभाषा हमने बताया ये किसने दिया है, टंकिन महोदय ने। अब यहीं से आपका शुरू करना है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्य पक्ष कहिए या उसमें मुख्य बातें कौन कौन शामिल रहती हैं ये टंकिन महोदय ने बताया है। और ये जो परिभाषा दी गई है इसी परिभाषा को एक एक शब्दों को हमें मथना है और एक एक शब्दों को बताने में समय लगता है। देखिए पहला शब्द हम बता रहे हैं, जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं ये व्यक्तियों के संगठन नहीं होते। जैसे कि आप, ये किसके संगठन होते हैं, राज्यों के। यहाँ राज्यों का मतलब हुआ देश के, जैसे भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, अमेरिका हुआ, इत्यादि देश मिलकर इन संगठनों की क्या करते हैं, रचना। तो इसी तर्ज पर हम बताते चल रहे हैं। आपका देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि जो यूएनओ की स्थापना हुई, क्या वह राज्यों ने यूएन को बनाया कि व्यक्तियों ने बनाया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई है उसकी स्थापना राज्यों ने किया, यूएनओ की। अब यूएनओ की स्थापना राज्यों ने कैसे की, किस हिसाब से की, वहीं डिटेल में समझना है। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ भी मिलता है, देखिए आपका अच्छे से। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपका कई सम्मेलन उस दौरान भी हुए और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भी लास्ट में जो सम्मेलन होता है वह अमेरिका में होता है। और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में सम्मेलन होता है। तो पहला क्वेश्चन भी तैयार करना है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आपका अमेरिका में की गई थी। आपका सम्मेलन पूछा जाता है कि यूएनओ की स्थापना किस सम्मेलन का परिणाम था, किस सम्मेलन से उत्पन्न हुआ, तो क्या मार्क कराएंगे, सैन फ्रांसिस्को। पहला क्वेश्चन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की जो अध्यक्षता किए वह लॉर्ड हैलीफैक्स थे,
ये दूसरा क्वेश्चन आपका बना, माने क्वेश्चनों की बौछार अब शुरू हो गई है, यानी कि आपका बाउंसर फेंकना जो कहा जाता है। तो आपका कर्तव्य होगा कि आप क्वेश्चनों को पकड़िए। ये यूपी जे में भी आ चुका है, उत्तराखंड में भी, एलएलएम में भी, कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की अध्यक्षता किस, अभी लिखवाएंगे हम इसको भाई, थोड़ा पहले समझ लीजिए। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अब रटिए आज से, किसने की थी? लॉर्ड हैलीफैक्स। भाई याद रखिए, किसने? लॉर्ड हैलीफैक्स। इसका जो अस्थाई मुख्यालय बनाया गया, यानी कि कुछ समय के लिए जो मुख्यालय बनाया गया, वह आपका लेक ससेक्स में बनाया गया। यानी कि लेक ससेक्स में यूएनओ का अस्थाई आपका मुख्यालय बनाया गया। जब संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ की स्थापना हो जाती है, तब इसका अस्थाई या आपका हमेशा के लिए मुख्यालय अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में बनाया गया। तो चौथा क्वेश्चन, तीसरा अस्थाई हो गया कि अस्थाई आपका मुख्यालय कहाँ था? तो लेक ससेक्स में। चौथा क्वेश्चन बनता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? एक क्वेश्चन मुख्यालय से पूछा जाएगा, तो हर एक का मुख्यालय याद करना पड़ेगा। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अब आइए, तत्पश्चात 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में जो सम्मेलन हुआ, उसमें आपका कुल 51 देश जुटे। तो खूब ये क्वेश्चन बनता है कि आपका कितने देश जुटे थे टोटल? यानी कि विश्व के 51 देशों के प्रतिनिधि आपका अमेरिका में जुटे, और अमेरिका में जुटकर आपका आपस में समझौता किए, वो अलग बताया जाएगा। जुटे और जुटने के बाद आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किए, जिसका नाम है यूएनओ। तो आपका यहाँ जो क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सतर्क रहना है। दो क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की मूल या ओरिजिनल मेंबर कितने थे? ये क्वेश्चन भी यूपीजे और उत्तराखंड में एलएलएम में कई बार आ चुका है। तो अगर ये पूछे कि भाई आपका यूएनओ के मूल सदस्य देश कितने थे, तो कितना मार्कर आएंगे? 51। और वर्तमान समय में भी याद रखना है, वर्तमान में ही पूछा जाता है 193। लास्ट वाला जो 5-6 देश हैं उसको हम आपको बताएंगे, लेकिन जरूर याद रखिए वर्तमान में कितने हैं आपका। तो क्या मारेंगे आपका, कह सकते हैं 193। तो मूल सदस्य संख्या फिर रट कर जाइएगा, कितनी थी? 51। अब वो बताया जाएगा अलग से डिटेल में, अभी तो भूमिका चल रही है ना। अभी केवल और केवल देखिए हम क्या किए हैं, हमने एक विद्वान की परिभाषा उठाई और उस परिभाषा में जो वर्ड आए हैं उसकी हम आपका व्याख्या कर रहे हैं, और व्याख्या जो कर रहे हैं वह यूएनओ को लेकर कर रहे हैं, अलग नहीं, क्योंकि यही पढ़ना है। तो अगला देखिए 51, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो 51 देशों के सदस्य या प्रतिनिधि थे, वह अमेरिका में जुटते हैं और जुटकर एक नया संगठन बनाते हैं, जिसका नाम होता है संयुक्त राष्ट्र माने संगठन, या यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आइए दूसरा देखा जाए आपका। दूसरा ये टंकिन महोदय कहते हैं कि जो ये संगठन बनाए जाते हैं ये फालतू में नहीं बनते, इनका कुछ एम होता है।
इनका आपका कह सकते हैं कि कुछ उद्देश्य होता है, कुछ पर्पज होता है। जैसे कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो आप लोग फालतू में नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि पढ़ने का आपका भी कुछ उद्देश्य होगा। उसी प्रकार टंकिन महोदय के अनुसार जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं उनका कुछ पर्पज होता है, उद्देश्य होता है। तो तुरंत क्वेश्चन आपको पकड़ना है। पिछली बार यूपीजे में सेक्शन अनुच्छेद मिलाने के लिए आ गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अनुच्छेद में, हम बताएंगे आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस चार्टर के किस अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। तो अगर ये पूछे तो आर्टिकल 1 मारिए, यानी कि प्रियम्बल के बाद जो आपका आर्टिकल 1 हम पढ़ाएंगे यूएनओ का, भारतीय संविधान का नहीं, किसका, यूएनओ का, उसमें सबसे पहले आपको जो हम बताएंगे वह हम यही बताएंगे कि आपका यूएनओ की स्थापना 4 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई। तो फिर एक बार क्वेश्चन याद रखें पिछली बार का, यूएनओ का उद्देश्य किस आर्टिकल में, 1 में, और प्रयोजन किस में दिया गया है, यानी कि सिद्धांत या प्रिंसिपल किस आर्टिकल में, 2 में, और मूल सदस्य किस में, 3 में। आगे बढ़ा जाएगा वो, लेकिन ये हमें जानना है। देखिए यूएनओ का जो मूल उद्देश्य है कि इंटरनेशनल पीस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी बनाए रखना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना ही आपका मुख्य ध्येय है। इसको आगे हम और डिटेल में बताएंगे। अब ये है कि जो यूएनओ किसी विशेष माने अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, तो आखिर इनको शक्ति कहाँ से मिलती है, अधिकार कहाँ से मिलता है। तो अपने आप अधिकार नहीं मिलते। जो ये यूएनओ, जो लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या करते हैं, गठन करते हैं, वही राज्य इन संगठनों को अधिकार प्रदान करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो 51 सदस्यों ने यूएनओ का गठन किया, इन 51 सदस्यों ने क्या किया होगा, यूएनओ को राइट प्रदान किया होगा, अपने आप नहीं मिलता। तीसरा पॉइंट देखिए, इनका निर्माण राज्यों के द्वारा की गई संधियों द्वारा होता है। यानी कि इनका जो क्रिएशन होता है, इनका जो निर्माण होता है, वह स्टेट मतलब यहाँ राष्ट्र हुआ, स्टेट मतलब कि उत्तर प्रदेश नहीं, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ये कहिएगा राज्य जब यूज हो। तो इनका निर्माण राज्यों के द्वारा किए गए करार द्वारा, समझौते द्वारा, एग्रीमेंट द्वारा, ट्रीटी द्वारा या आपका अनुबंध द्वारा किया जाता है। अनुबंध कई प्रकार के होते हैं, इसको हम आगे बताएंगे। एक अनुबंध होता है कि केवल 2 देश करते हैं, एक अनुबंध हुआ कि 3 देश कर लिए, और एक करार होता है, संधि होती है, जो विश्व के क्या रहते हैं, ज़्यादातर देश। तो अब समस्या ये आई कि जो यूएनओ का गठन हुआ, क्या वह गठन एग्रीमेंट या ट्रीटी द्वारा हुआ कि नहीं। तो अभी हमने बताया था कि आपका कितने देश जुटे थे, टोटल 51 देश, और 51 देश आपस में क्या किए, संधि किए, और इस संधि का परिणाम ही क्या हुआ, क्या उत्पन्न हुआ, तो आपका यूएनओ। तो
क्या यूएनओ, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वह द्विपक्षीय संधि का परिणाम है कि बहुपक्षीय संधि। द्विपक्षीय संधि में केवल 2 देश होते हैं और बहुपक्षीय संधि में कितने होते हैं, ज्यादा। तो बताइए ज्यादा देश थे कि कम। तो बहुपक्षीय संधि द्वारा उत्पन्न हुआ कि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय। कितने देश ने उत्पन्न किया, 51। अब आगे भारत का ही बताया जाएगा कि मूल सदस्य आएगा तो एकदम रट डालिए 51 51 51, यानी कि जो पंडित जी का होता है शुभ कितना। अब तो भाई आपका 1001 मांग रहे हैं, यानी कि तब तक फेरा नहीं, मंत्र नहीं पढ़ूंगा जब तक कि कितना न दे दीजिए। 1051 से क्या होगा, चाय में ही चला जाएगा। तो पंडित जी अभी अब प्रोफेशनल हो गए हैं, अपना आते हैं और आपका 51 से अब काम नहीं चलेगा, कुछ ज़्यादा दीजिए तभी तो जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ा जाएगा। और कम देंगे तो आपका मुहूर्त क्या करेंगे, बिगाड़ देंगे। तो आगे देखिए भाई, अब ट्रीटी द्वारा इनका जन्म होता है। ट्रीटी माने एग्रीमेंट, या आपस में लोग क्या करते हैं, संधि। लोग नहीं, कौन करते हैं संधि, राज्य। तो यूएनओ में कितने राज्य संधि किए, 51। और किसका जन्म हुआ, यूएनओ का। तो बहुपक्षीय संधि हुई, द्विपक्षीय नहीं। अगला देखिए, इनका जो निर्माण होता है टंकिन महोदय के अनुसार इंटरनेशनल लॉ के अनुसार होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित विधि हैं उस विधि के तहत ही अंतरराष्ट्रीय संगठनों का निर्माण संधि द्वारा किया जाता है। अब आपको ये देखना है कि आखिर अंतरराष्ट्रीय विधि होती क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय विधि ऐसी विधि को कहते हैं जो सभ्य राष्ट्रों द्वारा अपने व्यवहारों में जिनका अपने कंडक्ट में पालन किया जाता है। यानी कि जो विश्व के सिविलाइज लोग हैं, सभ्य राज्य हैं, सभ्य देश हैं, वो अपने आपस में जब समव्यवहार करते हैं, आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, आपस में लेन देन करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो जिन नियमों का पालन किया जाता है उन नियमों के तहत ही किसका गठन होता है, आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन का। इसका उदाहरण देखिए, जो इंटरनेशनल संगठन, अब अंतरराष्ट्रीय विधि के क्या नियम है। तो पहला हम देखते हैं, जो एम्बेसी होता है, दूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, उनको न मारा जाए। तो आप अफगानिस्तान का भी उदाहरण देख सकते हैं कि तालिबानी भले ही अफगानिस्तान के ज़्यादा हिस्सों पर कब्जा कर लिए हों, लेकिन किसी भी एम्बेसी के या दूतावास के एक कर्मचारी को भी खरोच अभी नहीं पहुंचाए हैं। क्यों, क्योंकि दूतों को मारना अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्या हैं, विपरीत हैं, उन्हें छूट मिली है। अब ये जो दूतों को मारना आगे हम बताएंगे डिटेल में, इसको भारत में भी हम जोड़ेंगे। ये नियम तो भारत में प्राचीन काल से चला आ रहा है। कैसे, रामायण में आपका उदाहरण मैं बताता हूँ। रामायण में हनुमान जी का उदाहरण है, दूत बनकर राम के गए थे लंका, पकड़ लिए गए। तो लंका के लोगों ने कहा कि दूत को मार दिया जाए, लेकिन एक विभीषण आ गए। और विभीषण मतलब कि आजकल के गद्दार कहे जाते हैं, यानी कि जो वर्तमान समय में गद्दार हैं उनको हम क्या कहते हैं, विभीषण आ गए, यानी कि विभीषण कहा जाता है। तो जब तक कि कोई गद्दारी नहीं करेगा, अफगानिस्तान में भी देख लीजिए, यानी कि सेना के बड़े बड़े अधिकारी गद्दारी सरकार से कर गए और सारी सूचनाएं तालिबानियों को दे दिए। तो गद्दारी के कारण ही अफगानिस्तान की जनता आज चक्की में पिस रही हैं और रोज कुछ न कुछ ऐसे वीडियो आ रहे हैं
जहाँ की मानवाधिकार का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। आपका खोज खोज कर एक एक लोगों को क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है। और अमेरिका छोड़ दिया कि जाकर मरो, कोई पूछने वाला नहीं है, न कोई विधि है न कानून है। जिसको चाहें उसको क्या मार दीजिए, लूट लीजिए, दुकान लूट लीजिए, आपका मार दीजिए जान से, कहीं कोई शासन नहीं है। यानी कि इसी को कहते हैं सनक का शासन। सनक का शासन इसी को कहते हैं भाई, विधि का नहीं। लेकिन ऐसा शासन मैं बता दूं, इतिहास गवाह है, लंबे समय तक नहीं टिका है। एक दिन जनता उग्र होगी, जनता अपने सीने पर गोली खाएगी और आज़ादी की आवाज़ उठाएगी। भले हजारों लोग मार दिए जाएं, लाखों लोग, लेकिन एक दिन ये होगा और शुरू भी हो गया कई जिलों में। आगे बढ़ा जाए इसमें आपका इंटरनेशनल लॉ हम बता रहे थे। जब हनुमान जी आपका लंका गए तो आपका ये हुआ कि दूत को मार दिया जाए, लेकिन विभीषण ने हवाला दिया कि दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। और जो विभीषण ने वो बातें कही, आज भी अंतर्राष्ट्रीय विधि में ये बातें मान्य हैं और यूएनओ में आगे पढ़ाया भी जाएगा कि आज भी दूतों को मारना गलत है, अवैध है, सही नहीं है। हाँ, आप जैसे कि पाकिस्तान हुआ, हमेशा पाकिस्तान के दूतावास से भारत के खिलाफ कुछ न कुछ होता है, तो क्या भारत उन पर मुकदमा चलाता है कि कहता है कि जाओ अपने देश उनके देश भेज देता है पाकिस्तान, लेकिन पकड़ कर कभी भी जेल में नहीं डाला। क्यों? क्योंकि दूतावासों को क्या प्राप्त है, दूतों को संरक्षण। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि यानी कि इंटरनेशनल जो नियम है उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का क्या होता है, स्थापना। बताया जाएगा डिटेल में। अगला देखिए, इनके अपने अंग होते हैं। अंग पर ही आपका क्वेश्चन बनता है ज्यादा। दो क्वेश्चन पिछली बार अंग पर ही बना था। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यानी कि जो यूएनओ है, क्या उसके अपने अंग हैं कि नहीं? तो यूएनओ के दो प्रकार के अंग हैं। आपका एक मुख्य अंग या प्रधान अंग है, मेन पार्ट, और दूसरा सेकेंडरी या सहायक। सहायक तो हम बताएंगे ही, लेकिन जो मुख्य अंग है यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 प्रमुख अंग हैं और 6 के बारे में आपको अच्छे से जानना भी है और इसी को तैयार भी करना है। 6। पहला हम देख देते हैं महासभा या आम सभा कहते हैं, या जनरल असेंबली, याद रखिए इंग्लिश में भी आम सभा या महासभा। दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद हो गया। तीसरा न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। चौथा आपका सचिवालय सेक्रेटरीट। इसके बाद पांचवा आपका हो गया न्यासिता परिषद ट्रस्टीशिप परिषद, ये आपका पांचवा हो गया। और छठवां सामाजिक तथा आर्थिक परिषद, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, यानी कि सामाजिक और आर्थिक परिषद। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि यूएनओ के प्रमुख अंग कितने हैं? 3, 4, 5, 6। क्या मारेंगे? 6। दूसरा मॉडल आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन प्रमुख अंग नहीं है? अब देखिए, नहीं है वाले में थोड़ा सतर्क रहना, यूपीजे बना चुका है। जैसे ही नहीं है आए, यानी कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन इसमें से रहेगा,
और एक ऑप्शन जो रहेगा इसमें से बाहर रहेगा। जैसे यूनेस्को आ जाएगा, यूनिसेफ आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आ जाएगा, जो भी आए आपका कह सकते हैं कि जो भी आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन इससे एक क्या रहेगा बाहर, वह मेन पार्ट या प्रमुख अंग नहीं है। ये तो पहला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका अलग अलग बनता है, और प्रयास किया जाए कि 2 या 3 क्वेश्चन शुरुआती दौर में इन अंगों से आपको मिल जाए। देखिए आपका पहला है आपका जनरल असेंबली या आम सभा या महासभा। महासभा को अब यूपीजे का क्वेश्चन देखिए पिछली बार कि संयुक्त राष्ट्र की विधायिका या लेजिस्लेचर या विश्व विधायिका किसे कहा जाता है, तो विश्व विधायिका का दर्जा किसको दिया गया है, तो महासभा। गलत न हो। जैसे कि भारत में संघ स्तर पर विधायिका कौन है, हमारी पार्लियामेंट है, संसद है। उसी प्रकार विश्व स्तर पर विधायिका कौन है, जिसका निर्माण हमने अभी बताया, हमने नहीं किया बल्कि किसने किया, राज्यों ने। तो बताइए विश्व विधायिका कौन है, महासभा। आपका विधि का निर्माण करने का कार्य किसका है अंतरराष्ट्रीय माने यूएनओ में, तो क्या मारेंगे, महासभा। महासभा में जितने यूएनओ के मेंबर हैं वह सभी के मेंबर वहां रहते हैं। और एक देश, अब अगला क्वेश्चन, एक देश अधिकतम अपने कितने व्यक्तियों को मेंबर के रूप में भेज सकता है, यानी कि एक राज्य अधिकतम कितने व्यक्तियों को भेज सकता है, 5। रटे रहिए, कितने व्यक्तियों को, यानी कि 193 देश हैं, तो एक देश की महासभा में अधिकतम कितने सदस्यों को भेज सकता है, 5। लेकिन वोट 5 नहीं होंगे, बोलेंगे नहीं पांचों, बोलेगा कोई एक ही। वोटिंग भी जब देगा तो भारत कितना वोट देगा, 1 देगा, लेकिन भेजे कितने गे, 5। अब महासभा का गठन कैसे होता है, महासभा का कार्य क्या होता है, तमाम चीज़ें हम आगे डिटेल में क्या करेंगे, बताएंगे। अब आइए यूएनओ का दूसरा अंग देखा जाए। प्रमुख अंग हम चल रहे हैं, सहायक नहीं। दूसरा अंग कौन है आपका, सिक्योरिटी काउंसिल या एससी या आपका सुरक्षा परिषद। यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बना है कि विश्व कार्यपालिका वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव किसे कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन यूपीजे में पिछली बार बना था कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को कौन निष्पादित कराता है, कौन इजरा कराता है, कौन लागू कराता है, या इन्फोर्स कौन कराता है। तो क्या जवाब रहेगा आपका, कौन कराता है इन्फोर्स, सुरक्षा परिषद। विश्व कार्यपालिका कौन हो गई, सुरक्षा परिषद। न्यायालय के निर्णय को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में अधिकतम कितने मेंबर होते हैं, 15। कितने, 15। अस्थाई 10 होते हैं, और अस्थाई कितने, 5। अस्थाई कितने, 10 नहीं, अस्थाई टेम्पररी। अस्थाई कितने होते हैं, 10। अस्थाई या हमेशा के लिए परपिचुअल 5। याद रखिए, बताया जाएगा आगे। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, केवल, यानी कि इतना 193 देश महासभा में, और सुरक्षा परिषद में केवल कितना, 15। तो भारत लगातार मांग कर रहा है कि सुरक्षा परिषद में संख्या बढ़ाई जाए और हमें भी अस्थाई क्या दिया जाए, मेंबरशिप। अस्थाई मेंबरशिप में
आपका वीटो का प्रयोग कर सकता है, वो बताया जाएगा। डबल वीटो का अधिकार प्राप्त होता है। वीटो होता क्या है? वीटो माने नकारात्मक मत होता है। जब भी वीटो पढ़ाया जाएगा आपका भारत में आर्टिकल 111 पढ़ाया जाएगा, फिर अमेरिका के राष्ट्रपति का वीटो, फिर राज्यपाल का वीटो, यानी कि आर्टिकल 200 और 201 पढ़ाएंगे हम। तो आपका ये क्वेश्चन बना था पिछली बार, दो क्वेश्चन इसी में से आया था पिछली बार कि विश्व विधायिका कौन है? तो महासभा। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजमेंट को कौन इन्फोर्स कराती है? तो कौन कराती है? सुरक्षा परिषद। तीसरा क्वेश्चन आइए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा मेंटेन रखने की प्राइमरी लाइबिलिटी, प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है? तो सुरक्षा परिषद। ये क्वेश्चन जीएस में भी आ चुका, आईएएस में भी। किसकी होती है? सुरक्षा परिषद। रट कर जाइए, सुरक्षा परिषद की होती है। अब आपका सुरक्षा परिषद का कार्य, गठन इत्यादि आपको डिटेल में हम आगे बताएंगे। आइए अगला देखा जाए, तीसरा कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसको विश्व न्यायपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ल्ड जुडिशरी। तो जब वर्ल्ड जुडिशरी आपको हम पढ़ाएंगे तो देखिए कहाँ कहाँ पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आपका यहीं अचीव होता है कि आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अधिकतम कितने जज होते हैं? तो 15 मार्क कराइएगा, बहुत पूछा जाता है। कितने? 15। रटिए, हम लिखवाएंगे, सब रट्टा मारना है। कितने जज? 15। और आपका 15 जज होते हैं। अब ये पूछा जाता है कि कितने जजों का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि एक जज कितने वर्ष के लिए अपॉइंट किया जाता है? तो कितने वर्ष के लिए? 9। और आपका 9 वर्ष के लिए। और 5 जज प्रत्येक 3 वर्ष पर रिटायर होंगे और उनकी जगह पर 5 चुने जाएंगे, जैसे हमारे राज्यसभा में होता है। प्रत्येक आपका चूंकि 6 साल कार्यकाल है, तो प्रत्येक 2 वर्षों पर हमारे राज्यसभा में 1/3 सांसद क्या होते हैं? रिटायर। और 1/3 नए क्या होते हैं? चुने जाते हैं। तो सेम उसी प्रकार जजों में भी इसको बताया जाएगा डिटेल में, लेकिन 2 पॉइंट तो याद रखें। कार्यकाल कितने साल का? 9। और आपका कितने अधिकतम जज? 15। ये तो रटिए, और तो हम बताएंगे डिटेल में। इसके बाद आपका यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही एक ऐसा प्रमुख अंग है जिसका अपना अलग से चार्टर है। चार्टर मतलब विलेख है, विलेख मतलब अलग से कानून है। यानी कि अब 2 कानून पढ़ने पड़ेंगे, एक यूएनओ का कानून, और जब हम न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बताएंगे तो उसका कानून क्या होगा? अलग। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अनुच्छेद है, धारा अनुच्छेद, ये अलग हम पढ़ाएंगे। और जब न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पढ़ाएंगे तो उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। ये रट्टा मारना है, दोनों अलग अलग हैं। आइए अगला देखा जाए। आपका अगला देखना है सचिवालय। सचिवालय मुख्य रूप से प्रशासनिक भवन होता है जहाँ की यूएनओ के प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। इनकी अध्यक्षता कौन करता है? महासचिव। और महासचिव आपका फिर बताया जाएगा, महासचिव को डिटेल में हम बताएंगे। वहाँ से भी एक क्वेश्चन निश्चित बनता है।
पांचवा अंग देखा जाए न्यासिता परिषद, ट्रस्टीशिप देखिए थोड़ा, यहाँ से भी यूपी उत्तराखंड खूब क्वेश्चन बना रहा है। देखिए देखिए आपका एक उदाहरण पहले देखिए, तब ट्रस्टीशिप समझ में आएगा। देखिए जब कोई बालक है और बालक जन्म लिया, मान लीजिए जन्मतः उसके माता पिता नहीं हैं, तो ऐसी दशा में यह आवश्यकता पड़ती है कि कोई एक गार्जियन या संरक्षक उसकी देखभाल करे। तो कब तक देखभाल करे? जब तक कि बालक समझदार न हो जाए। तो भारत में कितने वर्ष बाद बालक की देखरेख समाप्त हो जाएगी? 18। कितने साल? तो अगर किसी का कोई नहीं है और कितने से कम है भारत में? 18 से, तो उसकी देखभाल के लिए आपका गार्जियन नियुक्त किया जाता है। सेम उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रस्टीशिप भी है, और ट्रस्टीशिप में भी अच्छे से याद रखना है। जब यूएनओ की स्थापना की गई थी, उस समय कुछ देश ऐसे थे जो अपना विकास नहीं कर सकते थे, खुद को संभाल नहीं सकते थे। तो उनके लिए एक अलग से अंग बनाया गया, न्यास्ता परिषद। और न्यास्ता परिषद का ये कार्य होगा कि उनके विकास के योजना बनाए, उनका विकास करे, और जब वह क्या हो जाए, माने अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, देश अपना विकास कर लें, तो उनको क्या किया जाए? न्यास्ता से मुक्त। और जब बालक बड़ा हो गया तो क्या पिता उसको क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। उसी प्रकार आपका जब ये न्यासी क्षेत्र परिपक्व हो जाएंगे, अपने विकास को कर लेंगे, तो इनको यूएनओ के न्यास्ता से क्या कर दिया जाएगा? मुक्त। सबसे तेजी से काम और सबसे अच्छा काम ये न्यास्ता परिषद ही किया है। जितने इसके अंडर में देश थे, सभी देशों को इन्होंने मुक्त कर दिया है। वर्तमान में कोई देश अब इसके अंडर में नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है, दो क्वेश्चन याद रखना है, 3 मॉडल। अभी मैंने आगे पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, अभी हम बता दे रहे हैं। वह अंतिम देश कौन था जिसे न्यास्ता परिषद ने मुक्त किया? पलाऊ। पलाऊ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा ऐसा अंग है जिसके पास अब कोई काम नहीं है? तो बताइए कौन सा अंग है? क्यों नहीं है? क्योंकि कोई देश ही नहीं है। कौन सा ऐसा अंग है जो अपने उद्देश्यों में पूर्ण रूप से सफल रहा है? तो कौन सा उद्देश्य? न्यास्ता परिषद। क्यों सफल रहा? क्योंकि जितने देश इसके अंदर थे, सबका इन्होंने क्या कर लिया? माने विकास करके मुक्त कर दिया। अब 3 क्वेश्चन बनते हैं और आपका तीनों याद रखिए, न्यास्ता परिषद समाप्त हो गई। लेकिन फिर भी डिटेल में 2-3 और क्वेश्चन हैं जो ऐसे नहीं बल्कि कहाँ से देश देखना पड़ेगा, और डिटेल में हम पढ़ाएंगे। आइए, न्यास्ता परिषद अब तो याद रहेगा ना, पूछा जाएगा तो। अब आइए सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, खूब क्वेश्चन इससे भी बनता है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद की स्थापना इसलिए की गई, मुख्य अंग है ये भी, कि विश्व में आपका सोशल और इकोनॉमिकल बढ़ोतरी की जाए। इसमें सदस्य संख्या पूछी जाती है, सदस्य संख्या गलत न हो। कितना है सदस्य संख्या? आपका 54। अधिकतम सदस्य कितने हैं इसमें? 54 का याद रखिए कितने हैं। और आपका बताया जाएगा आगे, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य क्या है, इसका गठन कैसे होता है, कैसे क्या होता है, ये हम डिटेल में बताएंगे। इसके बाद आपका ये मुख्य अंग हुए, कैसे अंग? प्रमुख अंग हुए। इसके बाद कुछ
सेकेंडरी या सहायक या गौण अंग भी हैं। और गौण अंगों में जैसे कि यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, तो वो सब हम पढ़ाएंगे। उसका मुख्यालय याद करना रहता है, अध्यक्ष कौन है और आपका उसका कार्य क्या है, 3 चीजें। तो भी वो सहायक अंग है। अगला देखिए, टंकिन की परिभाषा का जो लास्ट व्यू है कि जो ये संगठन होते हैं इनके अपने राइट और लाइबिलिटी होती हैं जो राज्यों से भिन्न होती हैं। यानी कि जो देशों के अधिकार और लाइबिलिटी हैं उनकी लाइबिलिटी और अधिकार से वो लाइबिलिटी क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। तो क्या यूएनओ को अधिकार हैं कि नहीं, अधिकार हैं। क्या यूएनओ को छूट प्राप्त है कि नहीं, क्या यूएनओ को छूट भी प्राप्त है, विशेषाधिकार भी दिया गया है, ये भी याद रखें, प्रिविलेज। और यूएनओ को आपका दायित्व भी है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी कर्मचारी द्वारा किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो वह व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के खिलाफ मुकदमा करके क्या वसूल सकता है, मुआवजा। और जो ये संगठन होते हैं इनको कुछ प्रिविलेज होते हैं, विशेषाधिकार। देखिए क्या विशेषाधिकार हैं। इनके लोग जहाँ जहाँ काम करेंगे, याद रखिए, उन देशों में काफ़ी इनको छूट मिलती है। यानी कि भारत में जितने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि होंगे, आपका अंतर्राष्ट्रीय माने यूएनओ के चार्टर के अनुसार उन्हें कुछ विशेषाधिकार मिलेगा, कुछ छूट मिलेगा। तो जैसे ही प्रिविलेज आया तो प्रिविलेज के बारे में तुरंत 3-4 अनुच्छेद तो याद ही रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। तो बताइए थोड़ा संविधान में, देखिए समय भी हो गया है आपका एविडेंस का। देखिए भाई आपका अभी 10 मिनट बाद एविडेंस चलेगा, बताया जाए, क्योंकि थोड़ा 10 मिनट डिले हो गया है। यानी कि पढ़ाने के फ्लो में समय का पता ही नहीं चला कि कब समय बीत गया। तो अभी आपका ये 11:15 बजे एविडेंस की क्लास चलेगी, 10 मिनट बाद। सेक्शन 15 चल रहा था, 15 थोड़ा बहुत बचा है, तब आपका स्पीड बढ़ जाएगी थोड़ा पढ़ाने की, क्योंकि एविडेंस में थोड़ा स्पीड अब क्या किया जाए, बढ़ा जाए। तो आपका कल हम प्रिविलेज पर 5 मिनट लेक्चर देकर फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि एक दिन में आपकी भूमिका क्या हुई निश्चित रूप से बता दिया जाए लास्ट में कि 3 या 4 क्वेश्चन या 2 या 3 क्वेश्चन, इससे कहीं गया नहीं है, निश्चित रूप से आपको मिलेगा। और जाकर आज से इस साल पेपर क्या करिए, टिक मारना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका 15 से 20 दिन लगेगा पढ़ाने में पूरा कवर हो। तो अभी 10 मिनट बाद